ठेका कर्मचारियों की रेगुलाइजेशन की बात हम कर रहे थे। इस सरकार के आने के बाद कोई पॉलिसी रेगुलाइजेशन की नहीं बनी। हम मोदी साहब को भी कह रहे हैं 56 इंच का सीना दिखाओ और संसद में बिल लेकर के आओ कि जो भी कच्चे कर्मचारी हैं इन सब की नौकरी पक्की करनी। देश के अंदर देख रहे हैं कि यहाँ बड़े पूंजीपति और सांप्रदायिक ताकतों का गठजोड़ वो सत्ता में है। इसलिए ये गठजोड़ जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी है उसके द्वारा संचालित नव उदारीकरण की जो नीतियां हैं उसको बहुत तेजी से लागू कर रहा है। इसके चलते हुए जो देश की आजादी से लेकर के अब तक जो जनता ने खून पसीने से ये सारा पब्लिक सेक्टर खड़ा किया है या पब्लिक सेक्टर के जो हमारे पीएसयूज हैं उनको खड़ा किया है, उनको अपने चहेते पूंजीपतियों के हवाले किया जा रहा है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं इन नीतियों के कारण ही बेरोजगारी, महंगाई, भुखमरी, असमानता ये लगातार बढ़ रही है। इसके खिलाफ जनता एकजुट होकर के कोई निर्णायक आंदोलन का बिगुल ना बजा दे, इसको ध्यान में रखते हुए और जाति और धर्म के नाम पर मेहनत कशों की एकता तोड़ने की जो साजिशें हैं उनको भी तेज कर दिया गया है। साथियों, आज हमारे देश में 3 प्रकार के कर्मचारी हैं। एक तो पुरानी पेंशन का लाभ जो ले रहे हैं जनवरी 2004 से पहले के, उसके बाद ओपीएस वाले हैं और तीसरे कर्मचारी वो हैं ना ओपीएस है ना एनपीएस है, वो ठेके पर है, आउटसोर्सिंग पे, कॉन्ट्रैक्ट पे हैं और परियोजना वर्कर हैं। आज हम देख रहे हैं कि सरकार तीनों ही इस कैटेगरी के ऊपर हमले बोल रही है। पुरानी पेंशन वाले साथी ये ना समझे कि आपकी पेंशन बरकरार है, क्योंकि जो इनके 100 कार्ड अर्थशास्त्री हैं वो ये दलील दे रहे हैं कि निश्चित तौर से ये पेंशन हम कब तक दे सकते हैं। पिछले दिनों महंगाई भत्ते का आंकड़ा, एक सरकार जब महंगाई भत्ते की किस्त थी तो उसमें एक आंकड़ा प्रस्तुत किया। उसमें कहा कि केंद्र सरकार के 42 लाख कर्मचारी और 62 लाख पेंशनर उनको लाभ दिया जाएगा। आप ये समझ लीजिए कि जो 42 लाख कर्मचारी हैं उनकी संख्या लगातार कम होगी और ये जो पेंशनर है उसकी बढ़ेगी। इसलिए इनके जो अर्थशास्त्री हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि आखिर ये पेंशन कब तक देंगे, और केंद्र सरकार उसका मंत्रालय ये बात पर विचार कर रहा है कि क्यों ना 58 साल में कर्मचारी रिटायर हो और 70 या 75 साल तक हम उसको पेंशन दें, उसके बाद उसकी पेंशन बंद कर दी जाए। लिव इन कैशमेंट 300 दिन की छुट्टी के पैसे मिलते हैं। अब केंद्र की सरकार ये इस बात पर विचार चल रहा है कि ये जो लिव इन कैशमेंट है ये कोई बचत खाता नहीं है, इसलिए इस लिव इन कैशमेंट को ही बंद कर दिया जाए। ये हमारे जो पुराने कर्मचारी हैं उसके ऊपर हमला हो रहा है। ओल्ड पेंशन स्कीम के हमारे साथी हैं, बहुत नौजवान हैं, ऊर्जावान हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम से एनपीएस लागू की, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा, ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन, स्कूल टीचर ऑफ फेडरेशन लगातार लड़ी और उस लड़ाई के दम पे हम ये बताना चाहते हैं कि हम पुरानी पेंशन बहाल नहीं करा पाए, लेकिन कई संशोधन हुए हैं। पहले कोई भी पैसा डीसीआरजी का नहीं मिलता था, आज 20 लाख रुपए डीसीआरजी उसमें है। पहले जो पैसा कटता था उसको वापस नहीं लेते थे, लेकिन आज 4-5 पर्पज में कुछ उद्देश्यों के साथ उसको वापस लिया जा सकता है। इसके साथ जो टोटल पैसा हमारा 10% सरकार मिलाएगी, वो जो टोटल पैसा इकट्ठा होगा रिटायरमेंट के ऊपर, वो जो 40% पैसा हमारे को 60 नगद मिलेगा, 40 इन्वेस्टमेंट करेगा, उस नगद के ऊपर
वो भी छूट दिलाई गई। एक और अमेंडमेंट इसमें निश्चित तौर से हुई कि अगर कोई एनपीएस का कर्मचारी एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है तो एनपीएस में जो पैसा उसका है वो पैसे को वापस दे दीजिए और पुरानी पेंशन स्कीम उसकी विधवा को मिलेगी। लेकिन कुछ राज्यों में ये पुरानी पेंशन बहाल की है, अच्छी बात है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं जब तक पीएफआरडी एक्ट मौजूद है तब तक पुरानी पेंशन बहाली का स्थायी समाधान नहीं है। आज आप देखिए राजस्थान के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, झारखंड के अंदर, हिमाचल के अंदर, पंजाब के अंदर पुरानी पेंशन बहाल हुई है। 3 कृषि कानून देश की संसद से पारित हुए थे और जब वो 3 कृषि कानून वापस लिए गए तो देश की संसद से वापस लिए गए। इसलिए राज्य सरकारों पर दबाव बनाने की जरूरत तो है, लेकिन इसके साथ साथ केंद्र सरकार जो संसद में पीएफआरडी एक्ट रद्द हो, पुरानी पेंशन बहाल हो, इसके लिए दबाव बनाने की आवश्यकता है। हम ये बात एक और जोड़ना चाहते हैं, बहुत सारे साथी इस प्रदेश में ये कहते मिल जाएंगे कि आपको 7-8 मांगे को ले रखा है, एक ही मांग, एक ही नारा, ओल्ड पेंशन की बात करो और कोई पेंशन की बात ना करो। हम उन साथियों को कहना चाहते हैं कि एनपीएस रद्द करके पुरानी पेंशन बहाली हमारा निश्चित तौर से प्रमुख मुद्दा है और जब तक ये बहाली नहीं होगी इस देश में प्रदेश में आंदोलन जारी रहेगा। इसके साथ साथ हम ये कहना चाहते हैं कि केवल पुरानी पेंशन के जोर लगाने की बजाय पुरानी पेंशन कब मिलेगी? जब ये सरकारी विभाग रहेंगे। पुरानी पेंशन अगर सरकारी विभाग बंद हो गया तो पुरानी पेंशन कहां से लोगे? इसलिए पुरानी पेंशन बहाली के साथ साथ जिसको पेंशन ना ओपीएस है ना एनपीएस है उसको भी रेगुलर करा करके इस पेंशन में शामिल करना है। ये मांग भी हमें साथ साथ उठानी पड़ेगी। ये समझ लीजिए कि अगर हमने इन सारी मांगों को साथ साथ नहीं किया तो निश्चित तौर से हमारे को दिक्कत आ जाएगी। हमारे देश के प्रधानमंत्री राज्यसभा में बोलते हुए कहते हैं कि जो राज्य पुरानी पेंशन को बहाल कर रहे हैं ये पाप कर रहे हैं, ये रेवड़ियां बांट रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं पुरानी पेंशन की मांग या जो राज्य बहाल कर रहे हैं वो पाप नहीं है, देश के लाखों कर्मचारियों का अधिकार है और हम मिल करके लड़ करके इसको हासिल करके रहेंगे। ये सरकार को हम साफ तौर से कहना चाहते हैं। तीसरी बात, ये हमारे ठेके पर कर्मचारी लग रहे हैं। ठेका कर्मचारियों की रेगुलाइजेशन की बात हम कर रहे थे। इस सरकार के आने के बाद कोई पॉलिसी रेगुलाइजेशन की नहीं बनी। हम मोदी साहब को भी कह रहे हैं 56 इंच का सीना दिखाओ और संसद में बिल लेकर के आओ कि जो भी कच्चे कर्मचारी हैं इन सब की नौकरी पक्की कर दी जाए। आप 56 इंच का वहां सीना दिखाओ। आज हमारा कच्चा कर्मचारी उसकी कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं, समान काम समान वेतन नहीं, न्यूनतम वेतनमान नहीं। जिस दिन रिटायर हो गया, अभी मेरे को एक साथी मिला कि मैं 22 साल की नौकरी के बाद रिटायर हो रहा हूं, इसी महीने मेरे को क्या मिलेगा? ये जो हमारी सरकार है उसको बताना चाहते हैं जो कर्मचारी ठेके पर रिटायर होगा 1 पैसा उसको नहीं मिल रहा। हम सोचते थे कि नौकरी पक्की होगी, लेकिन हुआ क्या? हरियाणा कौशल रोजगार निगम ला करके परमानेंट तौर से ठेका कर्मचारियों की रेगुलाइजेशन का रास्ता पूरी तरीके से बंद कर दिया। एक बड़ा इशू और सामने हमारे है, खाली पदों को भरना। इस देश के अंदर केंद्र और राज्य सरकारों को मिला करके बैंक डिफेंस बीमा इन सबको मिला करके 60 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। दूसरी तरफ महंगाई बेरोजगारी वो चरम सीमा पर है, लेकिन केंद्र की सरकार इन खाली पड़े पदों को पक्की भर्ती से भर के बेरोजगारों को रोजगार देने की बजाय काम ठेके पर कर रही है और ठेके पर ही रिटायर हो जाएंगे, ऐसी बात को लगातार कर रही है। इसलिए हम कहना चाहते हैं, जब हम कहते हैं कि इन पदों को भरो तो सरकार का कहना होता है कि हमारे पास पैसे नहीं है। पैसे कहां से लेकर के आएंगे? कोरोना काल में आपने देखा हमारा मेडिकल पैरामेडिकल
जान जोखिम में डाल करके कोरोना से लड़ रहे थे। सबसे ताकतवर देश है अमेरिका, पैसे में भी हथियार में भी, लेकिन सबसे ज्यादा अगर मृत्यु हुई है कोरोना से तो अमेरिका में हुई है। हथियार क्यों नहीं चलाए? इसलिए यहाँ जनसंख्या ज्यादा है, बावजूद उसके कम कैजुअलिटी हुई है। वो इस वजह से हुई है कि यहाँ 1990 से लेकर के अब तक लगभग 22 हड़ताल हमने करी है, ट्रेड यूनियनों के साथ मिलकर के करी है। इस पब्लिक सेक्टर को बचा करके रखा है। जब भाग को भाई, भाई से भाई हाथ लगा कर राजी नहीं था, जब हमारा कर्मचारी, हमारी आशा वर्कर, हमारी मिड डे मील, बिजली का कर्मचारी, तमाम कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डाल करके कोरोना से फाइट कर रहे थे। इससे पूरे देश में कर्मचारियों की जो छवि बना रखी थी कि काम नहीं करते, निठल्ले हैं, फ्री की तनख्वाह लेते हैं, उस छवि को तोड़ने में कामयाब हुए। और निश्चित तौर से यह मांग उठने लगी कि इन सरकारी क्षेत्र को मजबूत करो, सरकारी विभागों में भर्ती करो, पूरी तनख्वाह दो, कच्चों को पक्का करो। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक ही बात कही कि कोरोना आपदा को अवसर में बदलो, और फटाक से केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण जी नेशनल मुद्रीकरण पाइपलाइन वो योजना लेकर के आ गई। उसके तहत ये 31 मार्च जो गया है 6.5 लाख करोड़ रुपए इस पब्लिक सेक्टर को बेच करके इकट्ठा करने का टारगेट रखा है। इसके तहत चाहे रेल है, तेल है, भेल है, सेल है, बैंक है, बीमा है, ट्रांसपोर्ट है, बिजली है, पोर्ट है, एयरपोर्ट है, सब बिकने के लिए लगा रखे हैं। भाषण थे भाइयों और बहनों, मित्रों, इस देश को नहीं बिकने देंगे। आज ये देश बिक रहा है। इसलिए साथियों, इस पब्लिक सेक्टर को बचाने का सवाल है। सरकार कहती है, जो हम बोलते हैं कि इन पदों को भरो, पुरानी पेंशन को बहाल करो, 8वें पे कमीशन का गठन करो, 18 महीने का डीए उसका भुगतान करो, तो सरकार कहती है हमारे पास पैसा नहीं है। पैसा कहाँ गया? हम ये पूछना चाहते हैं सरकार से। हम बताते हैं पैसा कहाँ गया। पिछले लगभग 5 साल से जो पार्लियामेंट में आंकड़ा दिया है, बड़े पूंजीपतियों के लगभग 11 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए हैं। 10.5 लाख करोड़ रुपए बैंकों का एनपी हो गया है, जो डूबा हुआ कर्ज कह सकते हैं। इसके